जी बेटा, पार्ट 3 स्टार्ट हो गया हमारा। अच्छा जी, हम पहुंच चुके थे लाहौर कलंदर पे, ठीक है। तो तशरीफ़ ले आए ज़रा लाहौर कलंदर पे दोबारा। मेरे ख़्याल में सवाल को यहीं पे कर लेना मुनासिब रहेगा, क्योंकि लेंथी एंट्रीज़ होंगी, उसी एंट्रीज़ के नीचे फिर लेजर बनाऊंगा, उसी के नीचे फिर ट्रायल बनाऊंगा, सारी पिक्चर फिर ज़रा क्लियर हो जाएगी। तो रिवीजन क्लास वाले हैंड आउट पे आ जाते हैं। ज़बानी एंट्रीज़ करें जी। मुझे याद आ गया, एक जगह एंट्रीज़ हुई पड़ी हैं, वही दिखाता हूँ, जल्दी करो। ज़बानी पहले एंट्रीज़ करें। ज़बानी फिर नोट करने के लिए अलग से तस्वीर मिलेगी। फ़िलहाल सबसे पहले मुझे बताएं, इस ओपनिंग स्टॉक की क्या एंट्री करेंगे आप? बात पूरी नहीं की आप लोगों ने। परपेचुअल सिस्टम में इसकी कोई एंट्री नहीं होती, क्योंकि परपेचुअल सिस्टम में हम असल में ना थोड़ी सी बात कर लेते हैं, जो असल में काम की बात है वो कर लेते हैं। एंट्रीज़ फिर मुझे याद आ गया, एक जगह हुई पड़ी हैं, तो मैं वो दिखाता हूँ आपको, ठीक है। लेकिन पीरियोडिक और परपेचुअल दो सिस्टम्स हैं। पीरियोडिक सिस्टम में परचेजेस का अकाउंट बनता है और परपेचुअल सिस्टम में इन्वेंट्री का अकाउंट बनता है। आपको मैंने बनवाया ही यही है, मतलब जहाँ कहीं यूज़ करना पड़ा ना, जैसे कैश फ्लो के अंदर हमें ज़रूरत पड़ी तो मैंने आपको इन्वेंट्री का ही लेजर बनवाया। और तो और एनपीओ के अंदर भी, हालांकि मैंने आपको बताया था कि आई कैप तो ये करता है अपने सोल्यूशन में, ओपनिंग प्लस परचेजेस। यार चुप कर जाओ, क्लास शुरू होगी, इधर होके बैठो, बैग इस तरफ करो वरना मैं उठा दूंगा। हाँ, आप भी इधर हो जाओ बेटा थोड़ा सा। ओपनिंग प्लस परचेज लेस क्लोजिंग इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल। हम ऐसे नहीं करते थे, हम यही काम लेजर में कर लेते थे। तो फ़र्क असल में होता भी यही है, जो परपेचुअल सिस्टम फॉलो कर रहे होते हैं वो ये काम नहीं करते, बल्कि इसकी बजाय इन्वेंट्री का लेजर बनाते हैं। और परपेचुअल पीरियोडिक वाले क्या करते हैं, परचेज का अकाउंट बनाते हैं, ओपनिंग स्टॉक पिछले साल का क्लोजिंग उठाते हैं, और क्लोजिंग स्टॉक इस दफ़ा फिजिकल काउंट करते हैं, और ये एंट्री करके कॉस्ट ऑफ सेल की फिगर निकालते हैं, ठीक है। तो परपेचुअल सिस्टम में इन्वेंट्री का लेजर बनता है और पीरियोडिक सिस्टम के अंदर परचेजेस का लेजर बनता है। इसलिए कॉस्ट ऑफ सेल की फिगर निकालने के लिए पीरियोडिक वालों को ये वर्किंग करनी पड़ती है, जो आप इंट्रो में पहले करते रहते थे, और फिर एकदम से इन्वेंट्री का चैप्टर आया था और परपेचुअल सिस्टम ने आके एंट्री मारी थी। लेकिन मैंने आपको ये काम करने ही नहीं दिया, ठीक है, क्योंकि ये तो आपका पक्का था, और मैं गैर महसूस तरीके से आपको इन्वेंट्री का काम पक्का करवाता रहा, ठीक है। इन्वेंट्री का लेजर मशहूर ज़माना आपको पता है, ब्रॉड डाउन आप लिखते होते थे, इसमें कैरी डाउन लिखते होते थे। आप कहते थे इन्वेंट्री के अंदर परचेजेस की फिगर आएगी, तो वह यहाँ पर हम लिखा करते थे क्रेडिटर्स, याद आ रहे हैं, और कॉस्ट ऑफ सेल बैलेंसिंग, ऐसे करके आप निकालते थे। तो दरअसल ये दो अदद एंट्रीज हैं परपेचुअल सिस्टम की, जो गैर महसूस तरीके से आप सीख चुके हैं। इन्वेंट्री का लेजर, परपेचुअल सिस्टम में इन्वेंट्री का लेजर बनता है, और वो इन्वेंट्री का लेजर इन्वेंट्री के हर इंक्रीज और डिक्रीज पर चेंज होता है, ठीक है। यानी इन्वेंट्री जब खरीदी तो एंट्री क्या होगी, इन्वेंट्री डेबिट कैश या क्रेडिटर क्रेडिट। कैश परचेज भी हो सकती है, क्रेडिट भी हो सकती है। और जब चीज़ें बिकती हैं तो दो एंट्रीज होती हैं परपेचुअल सिस्टम में। पहली एंट्री आपकी पुरानी नॉर्मल वाली, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट। भाई कैमरे के आगे खड़े हो, अच्छी तरह से खड़े हो, मैंने ऊपर टिंड कर देनी जो बाल तुम्हारे सामने आ रहे हैं जी। तो क्या कह रहा था, हाँ, तो दो एंट्रीज होती हैं परपेचुअल सिस्टम के अंदर। अगर सेल करेंगे तो दो एंट्रीज होंगी, पहली एंट्री सेल की, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, दूसरी एंट्री कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट। तो ये एंट्री वही तो पड़ी है, इन्वेंट्री का अकाउंट क्रेडिट और कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट। यानी कि जब कभी आप, ये तो मैं इन्वेंट्री का लेजर बनाता था, काम हमारा हो जाता था, लेकिन अगर आप प्रॉपर सिस्टम, हमको ये सिस्टम नहीं हो रहा था,
हमने कैश फ्लो के जितने सवाल किए, क्या उसके अंदर वो परपेचुअल सिस्टम फॉलो कर रहे होते थे? किसी ने बताया होता था? मैं तो वैसे इन्वेंट्री का लेजर बना के अपना काम चला लेता था। अच्छा, फिर एनपीओ के शुरू वाले सवाल, जिनके प्रॉपर अकाउंट्स नहीं मेंटेन हुए, रिकॉर्ड नहीं पड़े हुए, ट्रायल नहीं है, कोई लेजर नहीं बनते, वहां पे हम इन्वेंट्री के लेजर बना रहे हैं, क्या मतलब वो परपेचुअल सिस्टम यूज कर रहे होते थे? नहीं, अपनी आसानी के लिए मैं इस तरह से करवा देता था। पूरी बात अगर करूं तो पूरी बात यह है कि इन्वेंट्री का लेजर जब परपेचुअल सिस्टम में बनता है तो उसकी बाय प्रोडक्ट साथ कॉस्ट ऑफ सेल का लेजर भी बनता है, और जब जब सेल होगी उसकी एंट्री होगी कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट। जितनी बार सेल होगी उतनी बार ये एंट्री होगी, जितनी बार सेल होगी उतनी बार ये एंट्री होगी। जबकि यहां पर कोई चक्कर ही कोई नहीं, यहां पर आपको जब भी कभी सेल होगी तो आपको पीरियोडिक सिस्टम में कोई उसकी एंट्री, एक ही एंट्री होती थी, बचपन में आपने सीखी थी, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, बस। तो परचेज का लेजर बनता था, चीज़ें खरीदते हुए आप उसकी रिकॉर्डिंग करते थे। मैंने कहा ये डिस्कशन करना ज़्यादा ज़रूरी है, एंट्रीज तो आपको ज़बानी करवा के मैं दिखा देता हूँ, ये डिस्कशन ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। परचेजेस सिर्फ चीज़ों का आना रिकॉर्ड हो रहा है, परचेजेस डेबिट कैश क्रेडिट, परचेजेस डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट, चीज़ों का जाना कोई रिकॉर्ड नहीं होता था, ठीक है ना। तो क्लोजिंग बैलेंस जो होता था, ये परचेजेस का क्लोजिंग बैलेंस है, ये जो ट्रायल के अंदर चला जाता था, ये एक्सपेंस, अगर कोई और ओपनिंग क्लोजिंग ना हो तो यही एक्सपेंस, लेकिन होता था तो एडजस्टमेंट करते थे। कौन सी? ये परचेज का क्लोजिंग यहाँ पर निकल कर यहाँ पे आ गया, ओपनिंग की एडजस्टमेंट, क्लोजिंग की एडजस्टमेंट, और फिर कहीं जाकर ये कन्वर्ट होती थी कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये पीरियोडिक सिस्टम है, ये पीरियोडिक सिस्टम के ऊपर है, ये पीरियोडिक सिस्टम बन रहा है, पीरियोडिक सिस्टम। चलो जी, काम शुरू हो गया। ये कौन सा सिस्टम चल रहा है जी? पीरियोडिक सिस्टम के अंदर क्या होता है जी? इन्वेंट्री का लेजर नहीं बनता, परचेजेस का लेजर बनता है। सिर्फ चीज़ों का आना रिकॉर्ड करते हैं, चीज़ों को जाते हुए रिकॉर्ड नहीं करते। ईयर एंड पर परचेज का टोटल बैलेंस आता है, ओपनिंग स्टॉक पिछले साल का क्लोजिंग को पकड़ लेते हैं और इस साल का क्लोजिंग फिजिकली काउंट करते हैं और उसकी वैल्यू निकालते हैं। जैसे आप FIFO एफको यूज़ करके निकालना सीखी हुई आपने कि इतने यूनिट्स हैं इनटू इतनी कॉस्ट, FIFO या एफको के हिसाब से, और ये जनाब इसकी कॉस्ट आ रही। तो ये 3 फिगर्स निकल आई, ओपनिंग पिछले साल का क्लोजिंग उठाया, परचेजेस लेजर से उठाया, क्लोजिंग फिजिकल काउंट करके उस पर रेट लगा के क्लोजिंग की कॉस्ट निकाली, और ये डबल एंट्री पास करते थे पीरियोडिक सिस्टम वाले। एंट्री होती थी कॉस्ट ऑफ सेल, ये डिब्बा 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 डिब्बा, जरा दूर करो, डिब्बा नजर आया आपको माइनस होता हुआ, ये जरा इसको तीर को जरा तमीज वाला करो जी। कॉस्ट ऑफ सेल में ये क्या हो रहा होता? क्लोजिंग स्टॉक कम, और यहां से निकलकर बैलेंस शीट में करंट एसेट्स में जाकर नजर आता था। बोलो, ये इन्वेंट्री या स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ही लिख लूं मैं, चलो आपको नजर आया उसी तरह से, क्लोजिंग स्टॉक। तो ये क्लोजिंग स्टॉक की डबल एंट्री होती थी। ये क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में एसेट बनाया डेबिट, और कॉस्ट ऑफ सेल में इसको कर दिया क्रेडिट। ओपनिंग की एंट्री तो मैंने कभी ऐसे आपको सिखाई ही नहीं, जैसे मैंने आपको सिखाया था स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट का रिलेशन क्या है डायरेक्ट, और ओपनिंग के बारे में कहा था कभी भी नहीं सोचना। ऐसे ही यहाँ पर भी जिंदगी का असूल है, एक चीज़ सीखते हैं हम। हाँ, बड़े होंगे FIR 2 में जाएंगे, वहाँ पे कंसोलिडेशन के अंदर गेंस लॉसेज आएंगे, तो ना साहब और मैं तो इसी तरह से करते हैं, सिर्फ गेन से खाते हैं, लॉस उसी के उलट है। भाई 2 चीज़ें क्यों सीखनी है? एक सीख लिए कॉन्सेप्ट सारा है, लॉस को इतनी चीज़ें नहीं याद रहती बंदे को पेपर के प्रेशर के अंदर, तो कॉन्सेप्ट आराम से सुकून से सीखें, पर्चे के लिए एक ही याद रखें बस, ठीक है ना। तो क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री हुई है, क्या एंट्री हुई है? क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट। ये बचपन में आप सीख के आए इंट्रो में। ओपनिंग की एंट्री इसी के उलट है, सोचना नहीं है। ये होगी बात किसकी? पीरियोडिक की। परचेजेस का लेजर बनता है, क्लोजिंग स्टॉक काउंट करते हैं, ओपनिंग स्टॉक पिछला उठाते हैं, क्लोजिंग स्टॉक काउंट करके कॉस्ट निकाल के उसकी डबल एंट्री करते हैं और कॉस्ट ऑफ सेल निकालते हैं। तो अगर ये कॉस्ट ऑफ सेल निकालते हैं तो इनके पास तो फिर ट्रायल में परचेज का बैलेंस होता है ना। क्या ख्याल है? दूसरी तरफ आओ, ये बड़े सियाने हैं, ये इन्वेंट्री का लेजर बना लेते हैं और इन्वेंट्री को आते हुए भी रिकॉर्ड करते हैं। इन्वेंट्री डेबिट परचेजेस के लिए इन्वेंट्री डेबिट कैश या क्रेडिटर क्रेडिट, ठीक है, कैश या क्रेडिटर जो भी कर लो, ठीक है, कैश परचेज भी क्रेडिट परचेज भी इधर आ जाती है, ठीक है, सही है। इन्वेंट्री डेबिट कैश क्रेडिट या क्रेडिटर क्रेडिट, परचेज की एंट्री भी करते हैं और जब बिकती है इन्वेंट्री तो उसकी एंट्री करते हैं, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट भी, और साथ ही कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट भी। अब इसका क्या फायदा होता है? एक तो इन्वेंट्री का हर आना हर जाना रिकॉर्ड हो रहा होता है, तो आना जाना जब रिकॉर्ड होता है तो क्लोजिंग बैलेंसिंग आपके पास रेडिली अवेलेबल होता है।
प्लस एक बाय प्रोडक्ट भी होती है और वो होती है कॉस्ट ऑफ सेल। इस लेजर से कॉस्ट ऑफ सेल भी आपको बनी बनाई मिलती है। ये काम मैं करवा देता था, हमारा काम चल रहा था कि यही कॉस्ट ऑफ सेल की फिगर, एक ही इकट्ठी फिगर जो होती थी ना, इकट्ठी फिगर पूरे साल की वो निकाल लेते तो वही कॉस्ट ऑफ सेल होती थी। असल कहानी ये चल रही होती, ठीक है। तो अगर परपेचुअल सिस्टम फॉलो हो रहा होगा तो फिर इन्वेंट्री का लेजर बनेगा और बाय प्रोडक्ट भी साथ बन जाएगी, क्योंकि इन्वेंट्री का हर जाना रिकॉर्ड होता है। जब बाय प्रोडक्ट बन जाएगी तो इनके पास कॉस्ट ऑफ सेल की फिगर रेडीली अवेलेबल होगी। ये कभी इस तरह का काम नहीं करेंगे। अब ये सारी बात मैं आपको सिखाऊंगा इन एंट्रीज के बाद, पूरी एंट्रीज करके लेजर्स बना के और ट्रायल से, ठीक है। लेकिन एंट्रीज की हुई मैं जो है वो आपको दिखाऊंगा, ओके। लेकिन हम पहले एंट्रीज को पास करते हैं, ओके डन। तो पहले किस सिस्टम में करना पसंद करेंगे एंट्रीज? पहले तो मैं लब लूँ, आप क्या मसला है? मैं ढूंढ रहा हूँ, आप अपना काम करें। आप ज़रा एंट्रीज पढ़ें और कोशिश करें एंट्रीज को करने की। कहीं से तो अल्लाह ने मिलवा ही देना है इसको भी। एक और चीज़ भी नज़र आ गई, अल्हम्दुलिल्लाह। और जनाब क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? मिजाज अच्छे हैं? सेहत तबीयत खैर है? बेहतरीन हो गया काम फिर हैं? काम फिर ज़बरदस्त हो गया फिर हैं? हो गया ना ज़बरदस्त फिर? क्या ख्याल है? थोड़ा सा, ओह बोता नहीं खिलर गया। अच्छा ये सही है, थोड़ा सा इसको ऐसे भी कर लेते हैं मेरे ख्याल से। तो जी मैंने आपको अभी तक ये बात पढ़ाई, अब तस्वीरें एंड पे खींचना, सिर्फ समझने का काम करना है आज। परपेचुअल इंट्रो का काम है, लेकिन बहरहाल ज़रूरत पड़ जाती है। हमने अपना FAR1 सारा ख़त्म कर लिया बगैर इसके, फिर भी एहतियात के दर्जे में, क्योंकि काम कर लिया ना हमने, इन्वेंट्री का लेजर बना लिया, गेम हमने उस तरह से चला ली, ठीक है। काम तो हमारा हो गया था, लेकिन एहतियात के दर्जे में इसको पता होना चाहिए। देख लें, किसी को भूला हुआ है तो याद आ जाए, किसी नहीं पढ़ा हो तो चलो वो देख ले, ज़िंदगी में काम आ जाएगा। सॉरी, पीरियोडिक सिस्टम में इधर ज़रा कहानी अंजे। पीरियोडिक सिस्टम में परचेज का लेजर बनता है जो सिर्फ चीज़ों का आना परचेज में अपनी डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। इस सिस्टम में क्लोजिंग स्टॉक निकालने का वाहिद रास्ता क्या है? फिजिकल, ठीक है। परपेचुअल सिस्टम में इन्वेंट्री का लेजर बनेगा जो चीज़ों का आना डेबिट साइड पे और चीज़ों का जाना क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेगा। आना कॉस्ट ऑफ सेल, जाना आना परचेजेस, जाना कॉस्ट ऑफ सेल्स, और भी चीज़ें होती हैं, लेकिन फिलहाल ज़रा पक्का पक्का छोड़ा मोटा मोटा असूल, ठीक है। तो इस लेजर, इस सिस्टम में लिखा नहीं हुआ, मैं बोल रहा हूँ, इस सिस्टम में इन्वेंट्री का लेजर बनता है। तो इन्वेंट्री के लेजर का क्लोजिंग बैलेंसिंग फिगर निकलता है। इसलिए मैं कह रहा था आपको, जो बात जहाँ से निकली थी वो असल में यहाँ से निकली थी कि ओपनिंग या क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री पीरियोडिक में तो करनी पड़ती है। पीरियोडिक में क्लोजिंग की सिखाई है, ओपनिंग की उसके उलट है, ठीक है ना। लेकिन परपेचुअल में आपको, चूंकि इन्वेंट्री का लेजर बन रहा है, स्टॉक का लेजर बन रहा है, तो ओपनिंग क्लोजिंग लेजर के अंदर तो आपको पता है ब्रॉड डाउन और कैरी डाउन लिखा जाता है। उसकी कभी ब्रॉड डाउन कैरी डाउन की एंट्री आपने आज तक देखी है? नहीं देखी, ठीक है ना। तो ये दोनों में फ़र्क है। तस्वीरें आहिस्ता आहिस्ता खींचिएगा, जब एंड पे पूरा कहानी पूरी हो जाए ख़त्म तब जाके, ठीक है। और सही है, डन हो गया। अच्छा, तो पीरियोडिक के अंदर क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकलेगा? फिजिकल काउंट से। और परपेचुअल में क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकलेगा? फिजिकल काउंट कर सकते हो तसल्ली के लिए, लेकिन वैसे लेजर का क्लोजिंग बैलेंस जो होता है वो क्लोजिंग स्टॉक होता है। लेकिन ये अच्छा सिस्टम है, क्लोजिंग स्टॉक लेजर बता रहा है इतने, जैसे कैश का लेजर बनाओ, कैश का लेजर क्लोजिंग में कहे 100 रुपये का कैश पड़ा हुआ है, तसल्ली करनी है तो द्रास खोलो, गिनती कर लो।
ऐसे ही परपेचुअल सिस्टम में इन्वेंट्री का लेजर बना, क्लोजिंग इन्वेंट्री आ रही, लेट से 500 यूनिट्स में कन्वर्ट कर लेंगे ना कॉस्ट अगर गिवन हो तो, आप तसल्ली के लिए फिजिकल काउंट कर लो। लेकिन इस सिस्टम के अंदर जो आपने क्लोजिंग फिजिकल काउंट किया वो ही है, दरमियान में कोई छोटी मोटी चोरी चिकारी हो गई है तो वो कॉस्ट ऑफ सेल को ऑटोमेटिकली चार्ज हो जाएगी, आपके पकड़ में नहीं आएगी, क्योंकि आपने तो परचेजेज रिकॉर्ड की थी और क्लोजिंग गिनती कर लिया। बीच में कोई अगर भाई दोस्त बीच में से कोई लेज आपके दुकान से लेकर निकल गए चुप करके, तो आपको तो वो पता नहीं लगेगा क्योंकि क्लोजिंग में पड़ा नहीं होगा, क्लोजिंग की फिगर कम हो गई होगी, कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ जाएगी ऑटोमेटिकली। तो ये सिस्टम अच्छा है, ये सिस्टम अच्छा नहीं है। लेकिन जाहिर सी बात है अच्छी चीज़ की कॉस्ट भी ज़्यादा होती है, मुश्किल काम है, इस पर मेहनत ज़्यादा लगती है, तो फिर ऑर्गेनाइजेशन इससे ही काम चला रही होती है। ठीक है, ये अच्छा सिस्टम है। चलें जी शुरू करते हैं जी काम। तो सबसे पहले बात यहाँ से शुरू हुई थी और बात कहीं की कहीं निकल गई, ओपनिंग स्टॉक की एंट्री पीरियोडिक सिस्टम में। अच्छा 1 बाय 1 लेके चलते हैं। पहले कौन सा करना है, जेड़ा पहले होएगा वही करांगे। पीरियोडिक पहले करना है, चलो अच्छी बात है। चलो जी, पीरियोडिक में ओपनिंग की एंट्री होती है, पर वो मैंने करनी नहीं है। वो मैंने करनी है कैसे, क्लोजिंग की एंट्री आती है आपको पीरियोडिक में, क्लोजिंग की एंट्री। अब दिमाग के अंदर आपका वो पीएनएल और बैलेंस शीट है जो आपने इंट्रो के अंदर बनाया था। बैलेंस शीट के अंदर करंट एसेट्स में स्टॉक नजर आ रहा है, एसेट, और कॉस्ट ऑफ सेल में से माइनस होता नजर आ रहा है। अब कॉस्ट ऑफ सेल, ये हमने रेक्टिफिकेशन में अच्छा पक्का कर लिया था, कॉस्ट ऑफ सेल मतलब कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट इज एन एक्सपेंस, एक्सपेंस में से कोई चीज माइनस हो रही है तो वो क्या हो रहा है, क्रेडिट। तो कॉस्ट ऑफ सेल क्या हो गई, क्रेडिट। और बैलेंस शीट में आपका एसेट, ये इस एंट्री से एसेट आप रिकॉर्ड करते हैं, एक्सपेंस में से निकाल के एसेट बनाते हैं। जैसे प्री पेमेंट के अंदर आप करते होते थे, अगर 16 रुपए पे कर दिए तो आप कहते थे 4 रुपए प्री पेमेंट है, तो एक्सपेंस में से माइनस कर देते थे, एक्सपेंस में 12 छोड़ दिया और 4 उठा के बैलेंस शीट में लेके, बिल्कुल ऐसे ही हो रहा था यहाँ भी। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ सेल, तो क्लोजिंग स्टॉक यानी इन्वेंट्री, क्लोजिंग स्टॉक ले देता हूँ, क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट के अंदर डेबिट करते हैं आप और कॉस्ट ऑफ सेल को क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, ये क्लोजिंग की एंट्री है। अब ये क्लोजिंग की एंट्री है, तो सॉरी क्लोजिंग स्टॉक पता नहीं कितना है वो देख लेते हैं। आपने इसके उलट एंट्री करनी है ओपनिंग के लिए, जो मैंने आपको सीखने नहीं दिया आज। ठीक है ना, तो क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री होती है स्टॉक डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट। जब कभी आएगा तो लिख लेंगे, लेकिन इसको यूज करके हमने तो अपनी ओपनिंग की एंट्री बनानी थी ना। तो 48 की एंट्री क्या बन गई, इसको देखकर बताओ। 48 की एंट्री क्या बन गई, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट और पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक, मैं ओपनिंग लिख देता हूँ, ओपनिंग स्टॉक क्रेडिट। ठीक है, ये एंट्री सोचनी नहीं है, सोचोगे तो क्लास के बाद आ जाना, मैं समझा दूँ। वैसे चल थोड़ी सी बता देता हूँ, ओपनिंग स्टॉक आपके डिब्बे, कॉस्ट ऑफ सेल वाले डिब्बे के अंदर ओपनिंग स्टॉक पॉजिटिव नजर आ रहा है या नेगेटिव, मतलब ये कॉस्ट ऑफ सेल क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। और ये स्टॉक कहाँ पड़ा हुआ था, वो पिछले साल का क्लोजिंग था ना, जो इस साल ओपनिंग बना था, तो वहां से खत्म करके उसको एक्सपेंस बना दिया। लेकिन इसको ऐसे नहीं सोचना, प्लीज सोचें सिर्फ इसको, और ओपनिंग की एंट्री उलट। डन हो गया। तो भाई ओपनिंग की एंट्री क्या बनी, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट स्टॉक क्रेडिट, बगैर सोचे। ये नहीं सोचना आपने क्या सोचना है, अब दिमाग फौरन सोचना है क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री होती है स्टॉक डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट, ये ओपनिंग उलट। डन। नेक्स्ट, ओपनिंग की एंट्री इधर हुई है, पीरियोडिक सिस्टम में हुई है, परपेचुअल में नहीं होगी। नेक्स्ट क्या हुआ जी, परचेज ड्यूरिंग द मंथ। क्या एंट्री करोगे पीरियोडिक में, परचेज इज डेबिट, कैश ही कर लो, कैश क्रेडिट। ठीक है, तो 8 जुलाई को 278 रुपए की टोटल परचेजेज हुई हैं, परचेजेज। ठीक है, तो परचेज की एंट्री पीरियोडिक सिस्टम में क्या होगी, परचेजेज डेबिट। अच्छा चलो मैंने क्रेडिट अज्यूम, क्रेडिटर कर लो, कोई बात नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता जी, परचेजेज डेबिट कैश या क्रेडिटर क्रेडिट। डन हो गया, तस्वीर एक ही बार एंड में खींचना। ठीक है, समझते जाओ, खुद ही एंट्रीज करते जाओ। ये आपका इंट्रो रिवाइज हो रहा है बस, लेकिन कर लें, कुछ नहीं होता। ये 10-15 मिनट लगेंगे, लेकिन थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको। असल में तो मैंने समझाना क्या है, ट्रायल के अंदर प्लेसमेंट, दो चीज़ों की। पता नहीं वो इंट्रो में फाइनल अकाउंट चॉइस में छोड़ाते हैं ना, इस वजह से मेरे लिए मजबूरी है। ये कहानी पूरी लेकर चलूंगा तो पूरी तरह से कॉन्सेप्ट सामने आएगा, वरना रट्टे के लिए एक असूल तो लगा ही सकते थे हम सामने, बट कोई मसला नहीं, 5-10 मिनट लगा लें, जिंदगी में काम ही आ जाएंगे। ठीक है, परचेज की एंट्री हो गई, 30 रुपए की चीज़ें वापस आ गई, परचेज रिटर्न, पीरियोडिक सिस्टम, एक ही एंट्री। बोलो, क्रेडिटर जो क्रेडिट हुआ था पैसे देने वाला, उसको अब वापस डेबिट करें, उसको ये पैसे हम नहीं देंगे। और परचेजेज हुई थी तो चीज़ें बढ़ी थी, परचेज कम होगी तो वो परचेज में क्रेडिट नहीं करते हम, परचेज रिटर्न का अलग अकाउंट खोलते हैं।
ठीक है। तो क्रेडिटर डेबिट परचेज रिटर्न क्रेडिट 30 रुपए से, क्रेडिटर डेबिट परचेज रिटर्न। और अगर कैश परचेज होती तो कैश डेबिट, वो पैसे वापस कर देते, ठीक है। कैश डेबिट या क्रेडिटर डेबिट, देखो ना, चीज़ अगर कैश में खरीदी है तो वापस कर दें अगर चीज़ें, तो अगला कैश वापस करेगा, और अगर उधार पे खरीदी हैं तो उसको उतने पैसे कम देंगे। तो परचेज रिटर्न की एंट्री पीरियोडिक में क्रेडिटर डेबिट परचेज रिटर्न क्रेडिट। को मसला? आसान काम है ना, मुझे पता है आसान है, इसीलिए 5-7 मिनट मांग रहा हूँ आपसे इंट्रो के लिए। लेकिन उसके बाद मुझे कभी उम्मीद है कि आपने इंट्रो के अंदर ये चीज़ नहीं पढ़ी होनी कि ट्रायल के अंदर कब ओपनिंग कब क्लोजिंग स्टॉक, वो एज अ रूल शायद रट्टा लगा भी लिया हो, लेकिन मैं उसको पूरे कॉन्सेप्ट से ज़रा दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, सेल्स ड्यूरिंग द मंथ अलॉन्ग विद रेलेवेंट कॉस्ट इज एज फॉलोज। सेल की है 280 की, जी बोलो, 280 की सेल है। पीरियोडिक सिस्टम में तो सिर्फ एक ही एंट्री होगी, इसकी कोई एंट्री होती नहीं है पीरियोडिक में, ये तो बैलेंसिंग एंड पे निकलता है। तो एक ही एंट्री होगी, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट 280, और कोई एंट्री नहीं हुई। ये पता जगह क्यों खाली है? दूसरी तरफ परपेचुअल है ना, तो उसकी 2 एंट्रीज होनी है, ठीक है। चलो छोड़ो छोड़ो, इस सिस्टम में एक ही एंट्री होती है सेल की। नेक्स्ट, और कुछ चीजें वापस आ गई। गुड्स कॉस्टिंग छोड़ो, ये पक्का ना काट देना, अभी आपने थोड़ी देर बाद यूज करना है, मैं तो मिटा लूंगा जी, पर परपेचुअल सिस्टम में ये यूज करना पड़ता है, ठीक है ना। ओके, कॉस्ट भी चाहिए। अच्छा, तो गुड्स सोल्ड फॉर 60, इस 280 की चीजें बिकी थी ना, इसमें से जो 60 की चीजें थी वर रिटर्न बाय कस्टमर ऑन, तो डेट्स के हिसाब से एंट्री चली। तो एंट्री सेल रिटर्न की तो आपको पक्की याद होती है, परचेज रिटर्न की फंसती है जरा। सेल रिटर्न की एंट्री, सेल रिटर्न डेबिट डेटर क्रेडिट 60 से, एक ही एंट्री। इन्वेंट्री वापस आने की एंट्री, जैसे जाने की एंट्री नहीं की थी, इन्वेंट्री वापस आने की भी एंट्री नहीं की, सिर्फ सेल की और सेल रिटर्न की एंट्री करते हैं सिस्टम। कुछ इंट्रो याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा? ज़्यादा दिल कर रहा होगा, उदासी हो रही होगी, हाई इंट्रो भी होता था, शुक्र करो जान छुट्टी हुई है एक चीज़ से। नेक्स्ट, गुड्स कॉस्टिंग 15 बाद विथड्रॉन बाय राणा साहब फॉर हिज पर्सनल यूज। एंट्री पीरियोडिक सिस्टम, बचपन, ये बिल्कुल बचपन वाली एंट्री है। जब शुरू शुरू में आपको ट्रांजैक्शन सिखाई जा रही होंगी तो उन्होंने कहा होगा उस्तादों ने आपके कि अगर कैश की फॉर्म में ड्राइंग्स करे तो ड्राइंग्स डेबिट कैश क्रेडिट, अगर गुड्स ले जाए तो ड्राइंग डेबिट परचेजेस क्रेडिट, अगर फिक्स एसेट ले जाए तो ड्राइंग डेबिट फिक्स एसेट पीपी क्रेडिट, और ऐसे ही आगे चलते हैं, ठीक है। तो ड्राइंग्स डेबिट गुड्स क्रेडिट, तो गुड्स इस अकाउंट में परचेजेज ही हैं। अब ये वाही चीज़ है जो परचेजेज को हिट करती थी, वरना हम चीज़ों का, असल में चीज़ों का जाना नहीं है ना, चीज़ों का वापस जाना है। मतलब चीज़ों का मतलब वापस, एक परचेज रिटर्न होती है ना, तो वो परचेज रिटर्न में रखते हैं, तो ड्राइंग्स हैं इसलिए परचेज को क्रेडिट करते हैं। बहरहाल ये परचेज के अकाउंट में क्रेडिट होता है, फड़ न लेना मैनू कि जी परचेज का अकाउंट का चीज़ों का जाना तो रिकॉर्ड नहीं होता भाई, वो जो ओनर की तरफ गया है ना, तो उसको हमने सिर्फ यहाँ पर रिकॉर्ड करना होता था। तो एंट्री बनी 15 रुपए की, ड्राइंग्स डेबिट परचेजेस क्रेडिट। नेक्स्ट, हाँ, क्लोजिंग स्टॉक 92 का है और इसमें एनआरवी या नॉर्मल लॉस 34 का है। अब अगेन मेरा सवाल, सेल्स हैं, लेट्स से सेल्स को छोड़ो, कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है, ओपनिंग स्टॉक मेरी एग्जांपल में 5 रुपये और परचेजेस 15 रुपये है, और क्लोजिंग स्टॉक जो है वो इस वक्त 4 रुपये का आ रहा है। कॉस्ट ऑफ सेल बताओ कितनी है? 16। अब किसी ने मुझे कहा भाईजान आपका क्लोजिंग स्टॉक जो 4 पे है, इसकी एनआरवी तो 2 है। अब मेरा सिस्टम पीरियोडिक है, ये सारी वैकेंसी देखिए क्या नज़र आ रहा है, सिस्टम कौन सा है? पीरियोडिक। तो पीरियोडिक सिस्टम में तो हम सिर्फ सिंपली ये करते थे, 4 को काट के 2 लिख देते थे, या यूँ लिख लें 4 - 2। जैसे ही इसको कम करते थे ये क्या हो जाता था? अब ये क्या हुआ है, 2 रुपये का एनआरवी लॉस या नॉर्मल लॉस कॉस्ट ऑफ सेल को चार्ज हुआ है, और नॉर्मल लॉस कॉस्ट ऑफ सेल को ही चार्ज होता है। लेकिन पीरियोडिक सिस्टम के अंदर हमने चूंकि इन्वेंट्री का आना जाना रिकॉर्ड नहीं करना, तो इसलिए नॉर्मल लॉस की भी कोई एंट्री नहीं करनी। जस्ट क्या करना है, एंट्री नहीं करनी, लेकिन रिकॉर्ड कैसे होगा? रिकॉर्ड तो करना है नॉर्मल लॉस, ठीक है भाई। आपके लेजी चोरी हो गए, आपको पता लग गया कि चोरी हो गए, ठीक है, नॉर्मल होते हैं, आपको पता है जी इतने चोरी हो ही जाते हैं, बाहर रखे हुए हैं बेचने के लिए, दिखेगा तो बिकेगा, अंदर रखे तो बिकते नहीं है। तो 3-4 जो है वो ये आगे ले जाता है, जहाँ से बीच में से 2-3 हर रोज आता है ऐसे मेरी वेस्ट कोट पहन के। अच्छा, तो नॉर्मल लॉस पीरियोडिक सिस्टम में कैसे रिकॉर्ड करें भाई? क्लोजिंग स्टॉक को कम करें, क्लोजिंग स्टॉक कम होगा, कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ जाएगी। 1 मिनट, कितनी थी कॉस्ट ऑफ सेल? कितनी थी? 16 थी ना, जरा नज़र तो आए।
जैसे ही हमने क्लोजिंग स्टॉक को कम किया, कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ गई। क्लोजिंग स्टॉक को कम किया, कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ गई, 2 रुपये से बढ़ गई ना, लॉस खुद ब खुद चार्ज हो गया। तो नॉर्मल लॉस की एंट्री पीरियोडिक सिस्टम में नहीं करते, ठीक है, नॉर्मल लॉस की एंट्री पीरियोडिक सिस्टम में नहीं करते। नॉर्मल लॉस, एनआरवी लॉस एक ही बात होती है, एनआरवी लॉस भी नॉर्मल लॉस ही है। एनआरवी लॉस क्या है, पड़े पड़े चीज़ थोड़ी सी पुरानी हो गई, ना रखो। जब गाहक आए, भाई घी का डिब्बा दे दो, तो कहो यार तू जेड़े मोटरसाइकिल ते हैं मैनू दे, मैं भज के ले आवा फैक्ट्री तो, ना रखो। और स्टॉक रखना है बेचने के लिए, तो रखते हुए कभी कभी थोड़ा बहुत नुकसान उसमें अनअवॉइडेबल है, हो ही जाता है। बड़े बड़े चीज़ कभी ख़राब बेचनी है तो एक सर्टन लेवल, एक मुनासिब लेवल इन्वेंट्री का रखना पड़ता है। बड़े बड़े इन्वेंट्री कभी थोड़ी बहुत जो है वो वैल्यू लूज़ कर जाती है किसी वजह से, नॉर्मल है, ठीक है। अब नॉर्मल लॉस क्या होता है, अगलों ने छत फाड़ के, शटर काट के चोरी की, या आग लगी और जल के भस्म हो गई इन्वेंट्री, ये अब नॉर्मल लॉस है। ये शॉप लिफ्टिंग नॉर्मल लॉस है, एनआरवी नॉर्मल लॉस है, ठीक है। शॉप लिफ्टिंग कहते हैं जो जहां से कर रहा था, गुजरते हुए ऐसे हाथ मारा और जेब में, वापसी पे दूसरे मेरे लिए एक इस जेब में, तो शॉप लिफ्टिंग इज नॉर्मल लॉस, एनआरवी इज नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस की कोई एंट्री पीरियोडिक सिस्टम में नहीं होती, गॉट इट। तो पढ़ो जी, एंट्री क्या हुई है, सब कुछ लिखा हुआ, टेंशन ना लो। नो जर्नल एंट्री ऑफ नॉर्मल लॉस या एनआरवी लॉस की बात होती है, ठीक है। वी विल डिक्रीज क्लोजिंग स्टॉक एंड लॉस विल बी चार्ज्ड एटकमेटिकली, ओके। और कुछ है, ओह नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस की एंट्री तो भाई होगी, बिल्कुल वही एंट्री है जो आपने सीखी हुई है, मैंने कई बार सिखाई। असल में फिक्स्ड एसेट के डिस्पोजल से कहानी चलाई थी, फिर इन्वेंट्री का एबनॉर्मल लॉस भी देखा हमने कैश फ्लो एनपीओ के सवालों में, और कैश की मिसअप्रोप्रिएशन भी उसका एबनॉर्मल लॉस था। एंट्री सेम थी, मैंने कहा था एक ही एंट्री बनाओ, ओपन करूं या याद है, एक ही एंट्री बनाओ, फिक्स एसेट की कंडक्शन डेबिट और पीपीई क्रेडिट, और अगर कोई इंश्योरेंस वालों ने पैसे देने का वादा किया है या दे दिए हैं, या आपको कोई कबाड़िया पैसे दे गया है, तो ये कैश डेबिट और बैलेंसिंग फिगर पीएनएल के अंदर। और अगर ये फिक्स्ड एसेट ना हो, इन्वेंट्री हो, तो एक तो ये नहीं रहेगा, और दूसरा पीपीई की बजाय क्या गया है, इन्वेंट्री। और यही अगर कैश हो जाए तो इन्वेंट्री, नहीं कैश गया तो वो क्रेडिट। ये सब की सब क्या है, इन्वेंट्री, ये एबनॉर्मल लॉस की एंट्रीज। अब फर्क सिर्फ ये है कि अगर आपने, अभी फिलहाल परपेचुअल सिस्टम नहीं चल रहे, पीरियोडिक में चल रहे हैं ना, अगर पीरियोडिक सिस्टम है तो परचेजेस का ही अकाउंट है, और अगर परपेचुअल सिस्टम हो तो इन्वेंट्री का अकाउंट है। अब फिलहाल मैं किस सिस्टम की बात चला रहा हूँ इस वक्त, तो इसका मतलब एबनॉर्मल लॉस की एंट्री क्या होगी, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल डेबिट जो कि 0 है, और परचेजेस क्रेडिट जो कि 31 रुपये। एबनॉर्मल लॉस कितने रुपए का हुआ, तो इन परचेजेस को क्रेडिट करोगे 31 से, इंश्योरेंस क्लेम कोई आया नहीं, 0, तो सारे का सारा कहाँ चला गया, पीएनएल। यानी एबनॉर्मल लॉस को हम कॉस्ट ऑफ सेल का हिस्सा नहीं बनाते, ये को हमारी नॉर्मल एक्टिविटी का पार्ट नहीं, एक हादसा था, है तो बिजनेस का ही खर्चा, लेकिन कॉस्ट ऑफ सेल का हिस्सा नहीं बनाते, पीएनएल में ले आते हैं। तो कर क्या रहे हैं हम, परचेज से निकाल के पीएनएल में डाल रहे हैं। अब जब ये परचेज से निकलेगा तो ये परचेज क्या हो जाएगी, कम। ये परचेज कम होगी तो ऑटोमेटिकली कॉस्ट ऑफ सेल भी, यानी हम एबनॉर्मल लॉस को कॉस्ट ऑफ सेल में नहीं डालते, यहां से निकाल लेते हैं और जीपी के बाद नीचे पीएनएल में डाल देते हैं, हमारे बिजनेस का ही लॉस, लेकिन कॉस्ट ऑफ सेल जो कि नॉर्मल एक रूटीन का खर्चा है, ये वो नहीं। गॉट इट, सही है। तो एबनॉर्मल लॉस की एंट्री क्या होगी फिर, कैश डेबिट या इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल डेबिट जो कि है नहीं, परचेजेस 31 से क्रेडिट, और एबनॉर्मल लॉस पीएनएल के अंदर बैलेंसिंग फिगर। गॉट इट। और क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री अल्हम्दुलिल्लाह आपको आती है, और क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट नहीं पता फ़िलहाल, चलो वो अब दूसरे तरीके से जब निकाल लेंगे तो, वैसे इसके लिए कार्ड भी बन जाता होता है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल मैं कह रहा हूँ आपको, क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट जो है वो अगर जितनी भी है, जो यहाँ लिखी है वही है, अभी निकल आती है, कैसे निकली, ठीक है। तो उसकी एंट्री क्या बनेगी, स्टॉक डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट। ये सारी की सारी एंट्री जो है, ये आपने कौन से सिस्टम में देखी हैं अभी, पीरियोडिक सिस्टम। ये अभी नहीं, इकट्ठी तस्वीर इकट्ठी बनाना भी नहीं, ठीक है। तो ओपनिंग की एंट्री भी हुई, क्लोजिंग की भी हुई, चीज़ों का आना परचेजेज में डेबिट हुआ, चीज़ों का जाना ड्राइंग्स या जल कर वो परचेज में क्रेडिट किया।
लेकिन परचेज रिटर्न को अलग रखते हैं। वो रूटीन का काम है ना, ये नॉन रूटीन सा काम है, तो कभी कभी होने वाला परचेज में क्रेडिट कर देते हैं, ठीक है। अब अगर यही काम हम परपेचुअल सिस्टम के अंदर करेंगे तो कहाँ कहाँ फर्क पड़ेगा, पहले ये आइडेंटिफाई कर लें। ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री पास नहीं होगी, क्योंकि इन्वेंट्री का लेजर बनता है ओपनिंग क्लोजिंग लेजर में BD/CD के तौर पे लिखे जाते हैं, ठीक है। दूसरी बात, परचेजेस की बजाय इन्वेंट्री डेबिट होगा, परचेज रिटर्न की बजाय इन्वेंट्री क्रेडिट होगा, ड्राइंग्स जब ओनर करेगा तब भी इन्वेंट्री क्रेडिट होगा, नॉर्मल लॉस होगा तो इन्वेंट्री क्रेडिट होगा, नॉर्मल लॉस होगा तो इन्वेंट्री क्रेडिट होगा, क्योंकि हम इन्वेंट्री का लेजर बना रहे हैं। इन्वेंट्री का हर आना और हर जाना इन्वेंट्री के लेजर में रिकॉर्ड होता है, इसलिए आपकी आसान हो गई एंट्रीज, तरतीब वो पहले से सीखी हुई थी। तो ये एंट्रीज अगर आप देखें तो ये देखें, परपेचुअल सिस्टम, तस्वीर का भी मौका आ गया बस, लेकिन 1 मिनट। नो जनरल एंट्री ऑफ ओपनिंग स्टॉक एज इट अपीयर्स एज ब्रॉट डाउन इन द इन्वेंट्री अकाउंट। परचेज किया तो एंट्री इन्वेंट्री डेबिट, क्रेडिटर क्रेडिट, परचेज रिटर्न पे क्रेडिटर डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट, डेटर डेबिट, सेल क्रेडिट, और साथ ही कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट। परपेचुअल सिस्टम में सेल की 2 एंट्रीज होती हैं, सेल रिटर्न डेबिट, डेटर क्रेडिट, और साथ ही सेल रिटर्न की भी 2 एंट्रीज, सेल की 2 तो सेल रिटर्न की भी 2 एंट्रीज, ठीक है। इन्वेंट्री वापस आ गई, इन्वेंट्री डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल, उलट होगी ना सेल की। ड्राइंग्स डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट, एबनॉर्मल लॉस, ये क्या था, नॉर्मल NRV लॉस है, नॉर्मल लॉस, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट, एबनॉर्मल लॉस, वही सेम एंट्री लेकिन परचेज की बजाय इन्वेंट्री क्रेडिट, और क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री पास नहीं करें। लें आप पिक्चर, लग रहा है मुझे 8-9 बज जाने हैं ना, बजने देना, काम इफेक्टिव हो रहा है ना। तेज़ी में बिल्कुल नहीं कर रहा, मुझे तेज़ी में ना डालना, मैंने घबरा के कल भी बुला लेना है फिर, वरना तेज़ी में डाला तो सुकून से सब हो रहा है, इंशाल्लाह हो जाएगा। बस आज नियत कर जो ली कि आज मुका के ही जाना है, तो इंशाल्लाह फिर 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, नहीं 10 नहीं ना बजाओ यार, खुदा का खौफ, अभी ना बजाओ, असर के वक्त फिर देखेंगे कि क्या बज रहा है। असर की जब ब्रेक करेंगे तो अंदाज़ा हो जाएगा हमें कि क्या बजने जा रहा है। ओके जी, हो गया काम। इधर देखो, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब चूंकि परपेचुअल सिस्टम में इन्वेंट्री का लेजर बनना है और बाय प्रोडक्ट कॉस्ट ऑफ सेल भी बननी है, और पीरियोडिक में सिर्फ परचेजेस का, तो यही एंट्रीज आपकी इन अकाउंट्स में पोस्ट होती हैं। तो जहां जहां आपका इन्वेंट्री डेबिट हुआ था, ब्रॉट डाउन आ गया, सिर बात है, पहले समझो। पहली एंट्री परचेजेस डेबिट, वो इन्वेंट्री के खरीदने वाली, इन्वेंट्री डेबिट, क्रेडिटर क्रेडिट। दूसरी एंट्री परचेज रिटर्न की थी, बोलो, एंट्री सिर्फ नंबर वार देखते रहो। परचेज रिटर्न की एंट्री क्रेडिटर डेबिट, कॉस्ट ऑफ ये इन्वेंट्री क्रेडिट। फिर चीजें बिकी, डेटर डेबिट, सेल क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट। फिगर्स गिवन है सवाल में, ठीक है। नेक्स्ट, परचेज सेल रिटर्न हो गई, सेल रिटर्न डेबिट, डेटर क्रेडिट की एंट्री हुई, साथ ही इन्वेंट्री डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट, रिटर्न की एंट्री आ गई। फिर कौन सी एंट्री है, ड्राइंग्स ले गया करके ओनर, ड्राइंग्स डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट, किथे गया ये। फिर नॉर्मल लॉस, NRV लॉस आ गया, तो कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट। अब नॉर्मल लॉस कॉस्ट ऑफ सेल में नहीं आना, उसने PNL में जाना है, तो PNL डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट, अब नॉर्मल लॉस, ठीक है जी। उसके बाद क्या बचा, कुछ नहीं, क्लोजिंग बैलेंसिंग 58 आ गया। ये वैसे निकालना पड़ना था आपको पीरियोडिक सिस्टम में कैलकुलेशन करके थोड़ी सी, लेकिन चलें छोड़े, मेरा मकसद वो है नहीं इस वक्त करवाना, ठीक है। ये क्लोजिंग इन्वेंट्री का बैलेंस आ रहा है, ऐसे ये भी क्लोजिंग इन्वेंट्री का बैलेंस आ रहा है ना, नहीं ये परचेजेस है, ये क्लोजिंग स्टॉक नहीं है। इधर तो कोई ऐसा लेजर बनता नहीं ये बता सके इतना स्टॉक पड़ा होना चाहिए, तभी तो मैं कह रहा हूँ जो बस गिनती में आ जाए बस वही अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन यहाँ पर एक लेजर मौजूद है जो बता रहा है इतना स्टॉक पड़ा होना चाहिए, जाके चेक कर लो, अगर कम है तो चक्कर है कोई। कभी कभी ज़्यादा भी हो जाता था इंट्रो के अंदर, कभी कभी नॉर्मल, कभी कभी ज़्यादा भी हो जाता था, शॉर्टेज भी आता था, सरप्लस भी आ जाता था। चले छोड़े उसको, हमारा मकसद नहीं है इस वक्त, हमने तो सिर्फ ट्रायल तक चीज़ को पहुँचा के एक रूल बनाना था और कितनी देर लगा दी। खैर
लेकिन साथ साथ आपको पता है एंट्रीज बढ़ती रही और ये बाय प्रोडक्ट भी तैयार हो गई। ये बाय प्रोडक्ट कॉस्ट ऑफ सेल 192 आ रही है। अब जब परपेचुअल सिस्टम वालों का ट्रायल एक्सट्रैक्ट होगा तो उसमें क्लोजिंग स्टॉक पड़ा होगा, और अगर क्लोजिंग स्टॉक पड़ा होगा तो फिर परचेजेस नहीं हो सकती। दूसरी चीज कॉस्ट ऑफ सेल्स पड़ी होगी। जबकि पीरियोडिक सिस्टम वालों का परचेजेस का लेजर पड़ा होगा और परचेज रिटर्न भी वहीं पड़ा होगा और क्लोजिंग स्टॉक नाम की कोई चीज़ नज़र, लेकिन इनके ट्रायल में ओपनिंग स्टॉक पड़ा होगा और इनके ट्रायल के नीचे क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट होगी। ये वो ट्रायल होता था जो आप इंट्रो के अंदर पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो ये क्लोजिंग 58 और क्लोजिंग 192। ट्रायल को देखो ज़रा, इन्वेंट्री कौन सी नज़र आ रही है? क्लोजिंग। और ट्रायल में आज आपको कॉस्ट ऑफ सेल नज़र आ रहा है और अदर इंफॉर्मेशन में क्लोजिंग स्टॉक के बारे में कुछ नहीं बताया हुआ। ऐसा ट्रायल तो हमने कभी देखा भी ना था। हम तो ऐसा ट्रायल देखते देखते इंट्रो से बड़े हुए, ये कि इन्वेंट्री ओपनिंग पड़ी होती थी, परचेजेस होती थी, परचेज रिटर्न भी हो सकती है, ठीक है, और अदर इंफॉर्मेशन में क्लोजिंग स्टॉक बताता था जिसकी एंट्री करते थे स्टॉक डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट। अब अगर ये दोनों ट्रायल्स में से आपको ये वाला ट्रायल आए तो मौजें, आपने कॉस्ट ऑफ सेल सेल के नीचे एज इट इज उठाकर लिख देना है, जैसे हम एनपीओ के अंदर निकाल लेते थे सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल, और यही स्टॉक उठा के बैलेंस शीट में लिखना। आपने कोई ओपनिंग प्लस परचेज लेस क्लोजिंग नहीं करना। जबकि अगर जो आप करते करते आए वो वाला ट्रायल आ जाए तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको? ओपनिंग पकड़ोगे, परचेज पकड़ोगे, रिटर्न से नेट करके ले जाओगे, क्लोजिंग की डबल एंट्री करोगे, फिर कहीं जाके कॉस्ट ऑफ सेल निकलेगी ऐसे। तो मैं असल में ट्रायल की तीन टाइप्स नहीं पढ़ाई आपको एक्रूअल के लिए, ऐसे ही मैं ये ट्रायल्स की 2 टाइप्स से पहुंचाना चाह रहा था आपको। मैंने कहा चलो जरा एंट्रीज भी करवा दूं, ठीक है, थोड़ा सा रिवाइज भी हो जाए पीरियोडिक परपेचुअल। अब जिस ट्रायल के अंदर आपको क्लोजिंग स्टॉक नजर आ रहा है उस ट्रायल में परचेजेस नहीं हो सकती, या यूं कह लें जिस ट्रायल में कॉस्ट ऑफ सेल दिखेगी उस ट्रायल में ओपनिंग स्टॉक हो ही नहीं सकता। ये मैं इसलिए तैयार कर रहा हूं कि इन्वेंट्री के साथ कुछ ना लिखा हो, अव्वल तो लिखा होता है, लेकिन उसूल बनाएं पक्का। इन्वेंट्री के साथ कुछ ना लिखा हो और ट्रायल में कॉस्ट ऑफ सेल दिख जाए तो अक्ल वालों के लिए निशानी है कि ये इन्वेंट्री कौन सी होगी? क्लोजिंग, क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल तक बात पहुंचती नहीं अगर इन्वेंट्री क्लोजिंग की एंट्री ना हो। तो कॉस्ट ऑफ सेल वाली पीरियोडिक में भी करनी पड़ती है, एंट्री करके ही ये बनता है। और जिस ट्रायल के अंदर परचेजेस नजर आएगा उस ट्रायल में इन्वेंट्री कौन सी होगी? ओपनिंग। उसमें कौन सी होगी? ओपनिंग। और क्लोजिंग की इंफॉर्मेशन, अदर इंफॉर्मेशन। करना क्या पड़ेगा? ये एज इट इज उठाकर इधर 192 और 58, लेकिन यहाँ एज इट इज नहीं, यहाँ पे ओपनिंग पकड़ोगे, ट्रायल से लिखोगे, इन दोनों को नेट करके परचेज लिखोगे, और ये अदर इंफॉर्मेशन में क्लोजिंग स्टॉक 92 है जिसका जो बिफोर चार्जिंग नॉर्मल लॉस ऑफ 34। ये सारा डेटा ना मैंने वैसे ही बनाया हुआ था कि कोई कैलकुलेशन, ये तो बचपन का सवाल, आप वो कार्ड बना के वहां से कॉस्ट निकालते थे, वो तो बिल्कुल ही बहुत पुरानी बात होगी ना, थोड़ा सा सिर्फ नॉलेज देना था ना, तो ये फिगर्स मैंने निकाल ली। तो क्लोजिंग स्टॉक बिफोर एनआरवी लॉस कितना था? 92। जब 34 का एनआरवी लॉस रिकॉर्ड करना है तो पीरियोडिक में क्या बताया आपको कि 92 को बस कम कर लोगे, लॉस खुद ब खुद चार्ज हो जाएगा। देखो दोनों चीज़ सेम हो गई, सिस्टम डिफरेंट है ना। सब एंट्री सही हुई हो और कोई चोरी चिकारी ऐसी कोई चीज़ शॉर्टेज वगैरह ना हो तो सिस्टम डिफरेंट है, आंसर तो डिफरेंट नहीं हो सकता ना, ऑप्शंस दिए हुए हैं स्टैंडर्ड ने। ओके, तो देखो इधर भी 192 निकला, लेकिन ये निकालना पड़ा और वहाँ पे रेडीली अवेलेबल था, ठीक है, और सही है। अब असूल लिखना है, लेकिन उससे पहले, बल्कि पहले असूल लिखो ट्रायल वाले सफ़े पे जहाँ पे असूल नहीं लिखा था अभी, पहले असूल लिखो फिर तस्वीरें खिंचवाता हूँ। घर पे जाके बेशक नोट कर लेना, वैसे ये मेरे ख्याल में फजूल होगा नोट करना इसको। सिर्फ इतनी बात मेरे ख्याल में, जहाँ पे आपने वो नहीं नोट करना अभी अपने एक्रूअल वाले ट्रायल्स को तस्वीर खींची है, उसके नीचे सिर्फ इतनी सी बात करना, इसके पीछे वाला नॉलेज आपके पास था, बस आपको बताना था कि है, ठीक है ना, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है इससे ज़्यादा आपको। एंट्रीज हम पहले ही करते चले आए हैं, लेजर भी ये वाला बनाते चले आए जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी है इन्वेंट्री का, ठीक है ना। तो अपना असूल लिखो कि जिस ट्रायल में कॉस्ट ऑफ सेल्स नज़र आए, जिस ट्रायल में कॉस्ट ऑफ सेल्स नज़र आए, उस ट्रायल में नज़र आने वाला स्टॉक, जिस ट्रायल में कॉस्ट ऑफ सेल्स नज़र आए उस ट्रायल में नज़र आने वाला स्टॉक ओपनिंग होता है। अच्छा, अब ये उधार पता है किस टॉपिक का? ये वॉल्यूम 1 का उधार है, लेकिन मैंने करवा इधर दिया है, ठहर जाओ, मैंने पहले कॉस्ट ऑफ सेल लिखवा दिया,
चलो ठीक है, वो कर, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये वॉल्यूम 1 का उधार है बाय द वे, ठीक है, चलें छोड़ें, खैर देखें काम इसके बगैर भी काम चलता है, इसीलिए तो सारा सिलेबस पूरा हो गया। मैं वैसे तरह से घुंगनों से मिट्टी झाड़ रहा हूँ क्योंकि कह दिया था करवाना है तो इसलिए करवाना है। जी कौन सा कॉस्ट ऑफ सेल वाला लिखवा रहा था? चलो लिखो, जिस ट्रायल में कॉस्ट ऑफ सेल नजर आए उस ट्रायल में नजर आने वाला स्टॉक क्लोजिंग होगा, क्लोजिंग होगा, सॉरी मैं पहले ये वाला लिखा, मैंने परचेज पहले दिमाग में आया ना, पीरियोडिक आपको बना के पहले दिया था। जिस ट्रायल में कॉस्ट ऑफ सेल्स नजर आए उस ट्रायल में नजर आने वाला स्टॉक ओपनिंग होता है, क्लोजिंग होता है, और क्लोजिंग होता है, क्लोजिंग यहां देख के लिख लो, क्लोजिंग होता है, और अदर इंफॉर्मेशन में क्लोजिंग स्टॉक की कोई एडजस्टमेंट नहीं दी होती, और अदर इंफॉर्मेशन में OI लिखा करो ना, और अदर इंफॉर्मेशन में OI में क्लोजिंग स्टॉक की कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन होती। ठीक है, सही है। फुल स्टॉक के बाद अगला असूल लिखो, और जिस ट्रायल में, क्या है फोटोग्राफर, और जिस पूरी तस्वीरें खिंचवानी है यार, और जिस ट्रायल में परचेजेस नजर आए, और रिटर्न आए ना आए वो तो अलग बात है, ठीक है ना, उसूल क्या है, परचेजेस से उसूल बनाना है। जिस ट्रायल में परचेजेस नजर आए उस ट्रायल में नजर आने वाला स्टॉक ओपनिंग होगा। जिस ट्रायल में परचेजेस नजर आए उस ट्रायल में नजर आने वाला स्टॉक ओपनिंग होगा, ओपनिंग होगा, और अदर इंफॉर्मेशन में क्लोजिंग स्टॉक की इंफॉर्मेशन होगी, और अदर इंफॉर्मेशन OI लिखो ना, और अदर इंफॉर्मेशन में देखो मैंने तो यहां पे भी OI लिखा हुआ है, अच्छा O इन्फो लिखा हुआ है, और अदर इंफॉर्मेशन में क्लोजिंग स्टॉक क्या लिखवाया था, क्लोजिंग स्टॉक के बारे में, अच्छा क्लोजिंग स्टॉक की इंफॉर्मेशन गिवन होगी। दोबारा सुन लो, अगर ट्रायल में परचेज नजर आएंगी, आ रही हो, तो ऐसे ट्रायल में नजर आने वाला स्टॉक ओपनिंग होता है, और अदर इंफॉर्मेशन में क्लोजिंग स्टॉक की इंफॉर्मेशन गिवन होती है। ठीक है, अच्छा थोड़ी सी बात एडिशनल लिख लो अगर अच्छा है। अब हम क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री करके कॉस्ट ऑफ सेल खुद निकालेंगे, ये करते थे आप, ठीक है। अब देखो ना इधर क्या है, कॉस्ट ऑफ सेल गिवन है, यहां पे क्या कह रहे हैं, परचेजेस हैं, परचेज है तो स्टॉक कौन सा है, ओपनिंग, और अदर इंफॉर्मेशन में क्लोजिंग, तो क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री करके कॉस्ट ऑफ सेल हम बनाते थे, ये लिखना है आगे। अब हम क्लोजिंग स्टॉक की डबल एंट्री करके कॉस्ट ऑफ सेल निकालेंगे। अब हम क्लोजिंग स्टॉक की डबल एंट्री करके कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालेंगे। ठीक है, अब सिर्फ इतनी की तस्वीर खींच लो, ये वो बाद में सारी खिंचवाता हूँ, पहले ये असल में ज़रूरी काम कर लो, ज़रा ज़रूरी काम कर लो जितना को ज़रूरत है हमें। अब इससे पिछला का नॉलेज सारा बेटा आपके पास होना चाहिए था, अब ये मेरे जिम्मे नहीं था, ज़्यादा आप लोग ध्यान से पढ़ा करें। अब FAR 2 में जाके फिर बेइज्जत कराना FAR 1 वालों को, ऐसे नहीं करते होते, जो पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ो। चलें जी, अब लाहौर कलंदर की रिक्वायरमेंट क्या थी वैसे, 5 जर्नल एंट्रीज, इसका मतलब ये तो लेजर भी ऐसे इजाफी हो गए। चलो खैर, आप जर्नल एंट्रीज की पिक्चर लो, रिवीजन ऑफ परपेचुअल एंड पीरियोडिक, देखा रिवीजन लिखा हुआ है। लाहौर कलंदर, क्वेश्चन नंबर 10 है, पेज नंबर, नाम है इसका लाहौर कलंदर, जेड़े फिर आ जाना होंगे। एक बार जिते सी, 2 बारी, एक बार जितन लगे सी, एक बार जिते सी जी। लेजर भी दिखाने पड़ेंगे ना, करो यार, चलो फिर ये कहानी सारी इकट्ठी देख लो, इससे भी थोड़ा फ़ायदा ही हो जाए।
चलें जी, अब आखिरकार मैं आपको चौंकतार वाले सवाल पे ले जाता हूँ। एक दो उसूल वहीं पे लिखवा दूँ, यानी कि डेप्रीसिएशन जी, डेप्रीसिएशन वगैरह का असूल वहीं पे बता देता हूँ। डेप्रीसिएशन और प्रोविजन, ये दो चीज़ें रह गई हैं बस, ठीक है। और एक फ़ंड की भी लिखवा दूँगा। पीएनएल तो बनाना नहीं है मैंने यहाँ पर कि मैं आपको तो कैपिटल के बारे में रूल लिखवाऊँ, प्रॉफिट सीकिंग का तो नहीं है ना फाइनल अकाउंट्स मेरे पास, एनपीओ के हैं उसी के, तो फंड्स का मैं लिखवा देता हूँ, ठीक है। तो 3 असूल अभी मैंने लिखवाने, लेकिन वो जस्ट लिखवाने हैं, उनमें कोई और ज़्यादा इंफॉर्मेशन गिवन करने की ज़रूरत नहीं होगी हमें। चलें जी, ओपन करें जी। पास पेपर 14 था गालिबन, चौंकतार इंटरनेशनल हॉस्पिटल एनपीओ का। सवाल मैं नहीं करवा रहा, एक एडजस्टमेंट बस बतानी है कि उसको इग्नोर करना है, और दूसरा मैंने कुछ उसूल लिखवाने हैं। फिर सवाल में कोई मसला रह नहीं जाना चाहिए, जो रह गया तो फिर खुद करेंगे और मुझसे पूछ लेंगे, रहेगा नहीं वैसे इंशाल्लाह। भाई 1 घंटा कितने मिनट हो गए हैं? 45 मिनट हुए हैं, ओके। ये जी, पेज नंबर 938 पे तशरीफ़ लाएं। जी बच्चों, ये सवाल के अंदर हम पढ़ना शुरू करते हैं ट्रायल को। पेज 938 पे थोड़ा सा हमने नो हाउ ली ट्रायल के लिए, सिर्फ ट्रायल पढ़ाने के लिए मैंने इतना खपखपैया किया है। अभी 2-3 असूल रहते भी हैं। लें जी, इन्वेंट्री 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 लिखा हुआ है, लेकिन जालिम ने साथ ये लिखा नहीं, वैसे लिख देता है, अब लिखता है। अभी रिसेंट सवाल आप मेहताब वाला देखें, उसके साथ लिखा हुआ था ओपनिंग या क्लोजिंग। पीएससी आपने किया था आईके पे क्वेश्चन बैंक, उसमें भी लिखा हुआ था। ये ज़रा पुराना सवाल है, और पहले FAR 1 के अंदर फाइनल अकाउंट्स भी हुआ करते थे। तो खैर चलें, बच्चा फिर ज़रा बेहतर होता है फाइनल अकाउंट्स किए वो हो तो, लेकिन अभी तो इसको बताना पड़ेगा। बहरहाल हम तैयारी कर लें, क्या बुरे वक्त का पता लगता है। ट्रायल में इन्वेंट्री का लफ्ज़ नज़र आ रहा है, ना ओपनिंग ना क्लोजिंग। अब हम फ़ौरन अपने असूल पे जाएंगे और हम ट्रायल में ढूंढेंगे। नहीं पेज का पता बेटा, पेज का नहीं पता है? पेज 938 वॉल्यूम 2। वो वॉल्यूम 1 में असल में उधार वॉल्यूम 1 का था ना, लेकिन उसने यूज़ कहीं कहीं हर जगह होना था। पर कॉन्फिडेंस इस बात से आना चाहिए आपको कि वो जो वॉल्यूम 1 में पढ़ना, तो उसके बगैर सारा सिलेबस कर लिया, मतलब गुजारा हो गया था। उस्ताद जुगाड़ जुगूड़ लगा के ले गया, तो मतलब हमारा भी लगा हुआ है जुगाड़, लेकिन फिर भी चलो अब जा रहे हो तो बता दूं, ठीक है। ट्रायल के अंदर इन्वेंट्री लिखा हुआ है, कहीं पे लिखा हुआ है कि परचेज या कॉस्ट ऑफ सेल, अभी सामने नहीं है, ढूंढ लेंगे। अगर इस ट्रायल में कॉस्ट ऑफ सेल दिख गई तो हम कहेंगे ये इन्वेंट्री क्लोजिंग है। अब मुझे रट्टा लगवाने की जरूरत नहीं, ठीक है। और अगर इस ट्रायल में परचेजेस नजर आई तो फिर ये ओपनिंग। और परचेजेस वो जो तीन चीजें इन्वेंट्री आ रही थी, उन्हीं की परचेजेस भी आ रही है। तो बी कॉन्फिडेंट लिखें इसके साथ, ये ओपनिंग है। और अगली बात ये अब आपको पता लग चुकी है, वो क्या? अदर इन्फॉर्मेशन में क्लोजिंग के बारे में अब इन्फॉर्मेशन भी देगा, ठीक है। अदर इन्फॉर्मेशन के अंदर क्या कहता है? कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग फिजिकल इन्वेंट्री ऑफ मेडिसिन एंड हॉस्पिटल सप्लाइज इतने एंड इतने रिस्पेक्टिवली। मेडिसिन इतनी थोड़ी सी एक्सपायर भी हो गई हैं, बिल्कुल आप वैसे ही बना लें। आप ओपनिंग लिखेंगे, परचेजेज लिखेंगे, अगर ऐसे करना है। वैसे मैं लेजर भी बना देता हूँ यहाँ भी, सवाल में भी शायद सोल्यूशन में भी लेजर बनाए हो, लेकिन आप लेजर ना बनाना, इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट बना के आए हो, ऐसे लिखो। परचेज किसकी जी? पहले मेडिसिन है, कैफ़े है, चलो कैफ़े कर लो, और क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। अब ट्रायल में आपको मिल गया ओपनिंग स्टॉक, परचेज मिल गई, क्लोजिंग लिखोगे कॉस्ट ऑफ सेल। ये कॉस्ट ऑफ सेल आपकी कैफेटेरिया है तो उसका ट्रेडिंग अकाउंट बन रहा होगा ना, उसके अंदर चली जाएगी। इसको लेजर में भी बनाकर दिखाता होता था, इसी को लेजर भी बना सकते हो आप, अगर चाहो तो आपके पास ऑप्शन है, बना लो। बनवाया था ना, इसी को ही मैंने कहा था कि आई कैप ऐसे शो करता है, आप लेजर बना लो। तो आप हॉस्पिटल इन्वेंट्री का, ये कैफे इन्वेंट्री का लेजर बनाएं, ओपनिंग सवाल के ट्रायल में गिवन, और
परचेज की फिगर ट्रायल में गिवन और क्लोजिंग उसने अदर इन्फॉर्मेशन में दिया, बैलेंसिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालो, ऐसे कर लो ऐसे कर लो, अब आपकी मर्जी है। आई वुड गो फॉर लेजर अगेन, क्यों आदत बनी हुई, कॉन्सेप्ट तो बन ही गया, वर्किंग करनी है ना, वर्किंग ऐसे करो या ऐसे करो, तो ऐसे ही कर लो जैसे करते आए हो। दूसरा, मेडिसिन का भी ऐसे ही है, ओपनिंग लोगे, परचेजेस लोगे, क्लोजिंग में थोड़ा सा मसला है, कोई मसला नहीं, जो क्लोजिंग है वो कितना है 13.8, वो कहता है जी इसके अंदर थोड़ी सी एक्सपायर्ड मेडिसिन है। भाई मेडिसिन का एक्सपायर हो जाना पड़े ये नॉर्मल लॉस है आपके मेडिकल स्टोर का, ये कोई ऐसी बात नहीं है, बस वेच ना देना, उन साइड पे कर दो, ठीक है। नॉर्मली तो वापस चली जाती हैं वो, कंपनियों वाले दोबारा से फिर उसको नई पैकिंग में बेच देते हैं मेडिकल स्टोर वाला तो वापस कर देता है, ठीक है। तो आपने इधर 3.1 को माइनस कर लेना और ये आपके क्लोजिंग स्टॉक आएगा, कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ जाएगी, लॉस खुद ब खुद चार्ज हो जाएगा। लेकिन ये मेडिसिन सेल्स नहीं है, ये कॉस्ट ऑफ सेल नहीं है, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपका स्टेशनरी होता था, यानी कि स्टेशनरी आप खरीद कर लाते थे, ओपनिंग क्लोजिंग के एडजस्टमेंट के बाद आप क्या कहते थे, स्टेशनरी कंज्यूम्ड यूज। बिल्कुल ऐसे ही ये हॉस्पिटल के लिए मेडिकल स्टोर की इन्वेंट्री है, मेडिसिन की इन्वेंट्री है ना, क्योंकि उन्होंने नीचे बताया था कैफेटेरिया के बारे में, कहीं बताया, कहीं सेल गिवन थी ना, हमारे कैफेटेरिया उनकी ट्रेडिंग एक्टिविटी है, मेडिकल स्टोर नहीं बनाया हुआ। लेकिन अस्पताल में मेडिसिन की इन्वेंट्री तो हो सकती है ना, और स्टोर का जिक्र नहीं है, पर मेडिसिन तो रखेंगे ना, जैसे कॉलेज वाले स्टेशनरी रखते हैं वैसे ही अस्पताल वाले मेडिसिन रखेंगे। सप्लाईज क्या होती हैं, ये दवाई शवाई, ये रुई शुई, ये पट्टियाँ पुट्टियाँ, ये क्या है, मेडिसिन एंड सप्लाईज, यही तो होती हैं। जैसे दफ्तरों में, कॉलेजों में ऑफिस सप्लाई स्टेशनरी होता है, वैसे ही अस्पताल में मेडिकल सप्लाईज होती हैं और मेडिसिन होती है। तो बिल्कुल उसी तरह का लेजर बनाना है, लेजर बनाओ, बनाना है ऐसे करो, मर्जी है। बस लेजर बनाना तो क्या करना, क्लोजिंग को थोड़ा एडजस्ट कर लेना। अब ये ना कहना कि सर ये तो लेजर में आप क्लोजिंग या एंट्री क्यों नहीं कर रहे, ओ भाई ये पीरियोडिक सिस्टम है, तो ये बस इसकी रिप्लेसमेंट है लेजर। अगर आपको सोल्यूशन में नजर आए तो, आपको ना पसंद आए तो आप इस तरह से वर्किंग करो, ये आपकी वर्किंग है जी, चलो वर्किंग 2, वर्किंग 3, वर्किंग 4 ऐसे ही करते जाओ। बस इसको एडजस्ट करोगे तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ सेल नहीं, ये कॉस्ट ऑफ कंज्यूम यानी कि मेडिसिन कंज्यूम की फिगर आएगी जो एक्सपेंसेस में लिख दोगे। तीसरे पे आए, तीसरा केड़ासी, वो कहता है कैफेटेरिया, ओला कैफेटेरिया की तो इन्वेंट्री काउंट ही नहीं हुआ, तुम लोग मुझे किस तरह ट्रक की होती के पीछे लगाया तुम लोगों ने, मुझे हद हो गई यार। बाकी दोनों की आ गई क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये कह रहा है कैफेटेरिया इन्वेंट्री काउंट नहीं हो पाई, कोई बात नहीं, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कई बार कर चुके। अगर लेजर की शक्ल में ही बनाओगे तो भी अच्छी बात है, नहीं बनाओगे तो खैर है, इस तरह से कर लो। आप लेजर बनाओगे, आज सेल आपको मिलेगी और मार्कअप मार्जिन से कॉस्ट ऑफ सेल निकालोगे और क्लोजिंग बैलेंसिंग निकालोगे, ये काम भी आपने किया हुआ है कई बार, ठीक है। असल कहानी सिर्फ यही थी कि ये समझना कि ट्रायल में इन्वेंट्री ओपनिंग है या क्लोजिंग। अच्छा एक बात है, वैसे मैं भूल गया उस वक्त कहना, एक मिनट जरा मेरे जहन में आ गई, वो कहाँ गई बात, नहीं रिवीजन, मैं ये बात कहना चाह रहा था, अल्लाह करे ओपन हो जाए आज के दिन में। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि ये मैंने उसूल क्या लिखवाया आपको कि इस ट्रायल में इन्वेंट्री क्लोजिंग है, अदर इन्फॉर्मेशन में कोई क्लोजिंग की इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन एक बात कहना भूल गया जो पहले थोड़ी देर पहले कही थी एक्रूअल्स के बारे में, यार गलती तो हो सकती है ना, कोई खराबी तो हो सकती है ना, क्या ख्याल है, हो सकती है नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये हो सकता है, वैसी जहन बात आ गई, मैंने कहा ये ना आपको क्लोजिंग सर ने कहा था कुछ नहीं हो सकता, और ये भी तो कह सकता है कि भाईजान गलती हो गई रिकॉर्डिंग के अंदर, थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर लो। तो क्लोजिंग अनएडजस्टेड हुआ ही करते हैं ट्रायल के अंदर, पड़े एडजस्टमेंट कर सकते हैं। मैंने कहा ऐसी तरह कोई असूल ना खाम खा बना ले। अच्छा जी वापस आए अपने सवाल पे जी, तो कोई मसला अब इनमें, और बोलो इनमें कोई मसला। अच्छा अब और मैं क्या दिखा दूं यहाँ से आपको, एक्रूअल्स तो आए ही नहीं इसमें यार, मैं ऐसी तैयारी इतनी करके आया, कहीं हैं प्रीपेड एक्रूअल्स, पेबल्स आ रहे हैं ठीक है, लेकिन इन पेबल्स को आप क्रेडिटर्स भी कह सकते हैं। चलें क्लोजिंग एक्रूअल्स मुझे ऐसे नज़र नहीं आया, आ जाते तो अच्छी बात थी, लेकिन एडजस्टमेंट भी नीचे कोई नहीं है एक्रूअल्स की खास। रिसीवेबल दिया हुआ है तो ठीक है, वो हमने लेजर भी बना लिया होगा। आउटस्टैंडिंग रेंट है, हाँ तो फिर रेंट को पकड़ेंगे जाके, किधर गया रेंट, अब देखो सिर्फ रेंट लिखा, ओ काम हो गया आज, वही असूल पढ़ लिया। सिर्फ क्या लिखा हुआ रेंट, एक्सपेंस या पेड पता नहीं, अदर इन्फॉर्मेशन के बारे में बताया कि एक्रूअल के एडजस्टमेंट है, तो मतलब ये फिर पेड है।
और एक्सपेंस की फिगर आप निकालेंगे लेजर बना के। फीलिंग कंफर्टेबल ना हो? ट्रायल का डर थोड़ा दूर हुआ? चले। और इस ट्रायल में किस चीज़ ने आपको परेशान किया था? इस पॉइंट की बात अभी नहीं कर रहा मैं, ये पॉइंट मैं खुद करवाता हूँ। ये इस सवाल का ये इस सवाल का स्पेसिफिक पॉइंट है, ये कोई ट्रायल का रूल नहीं, इसलिए वो मैं अलग ही बताता हूँ। ठीक है, मुझे बताओ और किस चीज़ में मसला आया है? सैलरीज। क्या सैलरीज को? और सैलरीज तो वेरी सिंपल यार, वो कहता है जी कितने की 15% सैलरीज का और 10% रेंट का, ये कैफेटेरिया से रिलेट करता है। तो ये तो वेरी सिंपल। सैलरीज जो हैं, अब डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ का ना 15% कर देना। क्या तुम्हारे डॉक्टर भी जो जाके थोड़ा सा कैफेटेरिया में भी थोड़ा सा बर्गर वर्गर बनाते हैं, और नर्सें भी? एडमिन स्टाफ की सैलरीज का कुछ परसेंटेज आपने कैफेटेरिया को डाल देना है, ठीक है ना, और बाकी हॉस्पिटल को। ये इसलिए अलग करते हैं कि ये कैफेटेरिया इज ट्रेडिंग एक्टिविटी, उससे रिलेटेड सारे खर्चे आपकी वर्किंग में आते थे। ठीक है, अच्छा, और जी और उस पॉइंट के अलावा और कुछ नहीं है? तो अब 2 असूल और लिख लो, 3 बल्कि लिख लो, ताकि ये पॉइंट, ये चैप्टर ही क्लोज करें, ट्रायल वाला जान छुड़ाएं इससे। उसके बाद फिर अगला पार्ट शुरू करना है। 2 असूल लिखे जरा लंबे चौड़े थे, अब अगले 3 असूल हैं निके निके। अच्छा इधर देखो भाई, इधर ये असूल किसके बारे में लिखवा रहा हूं, जरा देखना इधर। ये 54.7 क्या था जी? हाँ इधर देख के बताना, इधर ना देखना। एसिड के सामने क्रेडिट साइड पे पड़ा था ना, तो हमने इसको क्या कहा था? ये अक्यूमुलेटेड। मेरा सवाल है आपसे, ये अक्यूमुलेशन जो है, ये ओपनिंग है या क्लोजिंग है? ओपनिंग है या क्लोजिंग है? किसने कहा ओपनिंग? सवाल तो नहीं लिखा हुआ, किसने कहा ओपनिंग? हाँ हाँ, क्यों, मतलब किसने कहा? आपको किसने कहा कि ये ओपनिंग है? किसने कहा कि आप खुद करेंगे? हो सकता है कि वो चार्ज हो गई हो। अच्छा, इसमें 2 बातें हैं। पहली बात, डेबिट साइड पे डेबिशन एक्सपेंस पड़ा होता अगर चार्ज हो गई होती तो, लेकिन ये कमजोर बात है। उसकी वजह ये है कि कभी कभार ऐसा होता है कि डेबिट साइड पर ना वो यूटिलिटीज जैसे इकट्ठी दे रहा है, ऐसे ही कहीं पर वो एक्सपेंसेस इकट्ठे भी दे सकता है, मसलिनियस एक्सपेंसेस भी इकट्ठे आ रहे हैं, या कोई और ऐसे ही इकट्ठे एक्सपेंसेस कर देता है वो, फिर उसके अंदर छुपा भी तो हो सकता है ये। तो ये कमज़ोर रूल है कि आपको डेबिट साइड पे एक्सपेंस नज़र नहीं आ रहा तो मतलब डेबिशन एक्सपेंस की एंट्री नहीं हुई, इसलिए आप करो। ये कमज़ोर है मेरे हिसाब से। है बिल्कुल सही, बेसिक लेवल पर ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन जब यहाँ पर बड़े होते हैं, आप FAR 1 FAR 2 में जाते हैं, तो सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस अक्सर इकट्ठे दिए होते हैं। अब अगर डेबिशन चार्ज हो भी गई है तो वो तो उन्हीं में छुपी पड़ी होगी। तो फिर असूल पक्का वो बनाएं जो आगे चल जाए, और वो ये है, पहले सुन लें फिर लिखिएगा, कि अगर अदर इन्फॉर्मेशन में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का डाटा गिवन हो, जैसे रेट्स वगैरह, ये लाइफ वगैरह, तो इसका मतलब वो डेप्शन आपसे निकलवाना चाह रहा है। तो ट्रायल वाली ओपनिंग है और आप क्लोजिंग खुद निकालोगे एक्सपेंस कैलकुलेट करके उसकी एंट्री करने के बाद, ठीक है ना। अनलेस कि आप FAR 2 में पहुंच गए और वहां पर ये बात नहीं, मैं बता रहा हूँ, FAR 2 के अंदर सिर्फ डिस्क्लोजर देना पड़ता है, डिस्क्लोजर बनाना होता है, नोट बनाना होता है, तो चार्ज करके फिर वो बताएगा ये ट्रायल के अंदर सब कुछ हो चुका है, और फिर रेट देगा तो रिवर्स वर्किंग करनी होती है वहां पे नोट बनाने के लिए, वो वहीं पे देखिएगा जाके। अभी के लेवल के लिए इतनी बात काफ़ी है। लिखें असूल नंबर 3 आज का, अक्यूमुलेटेड डेबिशन के बारे में। ये वैसे बहुत ज़्यादा देर लग गई है इस पर मेरी एक्सपेक्टेशन से, तो प्रोविजन डाल लो, 8-9 बज जाने जी। अक्यूमुलेशन के बारे में लिखो, अगर अदर इंफॉर्मेशन में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने की इंफॉर्मेशन गिवन हो, अगर OI में, आप पूरा अदर इंफॉर्मेशन लिखते हो यार, माजरत, अगर OI में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने की इन्फो गिवन हो, तो ट्रायल में नजर आने वाला अगर अदर इंफॉर्मेशन में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने की इन्फो गिवन हो, डाटा इंफॉर्मेशन, तो ट्रायल में नजर आने वाला अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस ओपनिंग होगा, तो ट्रायल में नजर आने वाला अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस ओपनिंग होगा। हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके उसकी डबल एंट्री करके
हम डेप्शन एक्सपेंस कैलकुलेट करेंगे और उसकी डबल एंट्री करके अक्यूमुलेटेड डेप्शन को क्लोजिंग बनाएंगे। हम डेप्शन एक्सपेंस कैलकुलेट करके उसकी डबल एंट्री करके अक्यूमुलेशन को क्लोजिंग में कन्वर्ट करेंगे, बनाएंगे। डेप्शन की एंट्री होती है ना, डेप्शन एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेशन क्रेडिट, तो वो तब जाके कहीं क्लोजिंग बनेगा। अच्छा, ये मैंने आपको वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए तैयार किया है। नॉर्मली वो सवाल में बता ही देता है, या ट्रायल में लिखकर या अदर इंफॉर्मेशन में ऐसा जुमला लिखेगा डेप्शन इज टू बी चार्ज्ड। भाई अहम बात कर रहा हूँ, तुम आपस में बातें कर लो। तो मैं अकेला बिठाना है, मैंने अब बिल्कुल अकेला, मैंने बिल्कुल अकेला बिठाना है। तो डेप्शन एक्सपेंस हम कैलकुलेट करके डबल एंट्री करके अक्यूमुलेशन को क्लोजिंग में कन्वर्ट करेंगे। ये कहना चाह रहा हूँ मैं कि आपने इसको क्या कहा है जी, ये क्या है, ओपनिंग। आप डेप्शन एक्सपेंस कैलकुलेट करेंगे तो उसकी एंट्री करेंगे डेप्शन एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेशन क्रेडिट, तो फिर ये जाकर क्लोजिंग बनेगा, बैलेंसिंग। ऐसे ही करते थे ना, तो ये मैं कहना चाह रहा था एंड पे। अच्छा, नहीं कह रहा था कि अव्वल तो ट्रायल में लिख देगा ओपनिंग या क्लोजिंग, नहीं लिखेगा तो अदर इंफॉर्मेशन में लिख देगा डेप्शन इज ऑलरेडी चार्ज्ड या डेप्शन इज टू बी चार्ज्ड। लेकिन ये सब ना करे तो मैंने आपको वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए तैयार किया है। अब ये ना हो कि आपको वो ट्रायल के अंदर लिख कर दे रहा है क्लोजिंग और नीचे वैसे ही रेट दिया हुआ छेड़ने के लिए आप कह रहे हो नहीं रेट दे। तो ये साइलेंस के केस के अंदर, ये सलेंसर हैं हमारे, ये साइलेंस के केस के अंदर ये रूल्स हैं, ठीक है। वैसे जरा आखिरी पॉइंट भी पढ़ लें, डेप्रीसिएशन इज चार्ज्ड ऑन। अब देखो ये कितना कंफ्यूजिंग जुमला था। डेप्शन चार्ज होती है 15% पे, इज चार्ज आती है ना ग्रामर थोड़ी बहुत, मेरी तो अंग्रेजी फंसती है, आप तो सही है ना, ठीक है, अंग्रेज लोग हैं। डेप्शन इज चार्ज, डेप्शन चार्ज होती है, 15% रेट है उस पर। अब चार्ज होती है तो अभी हुई है या नहीं हुई है भाई, सवाल चुप, हर तरफ से चुप। तो वर्स्ट सवाल था ये ट्रायल के हिसाब से, इसीलिए तो इसको रोक कर रखा था। सारे असूल मैंने कहा यहीं पे सिखा दूंगा बच्चों को, अगर इनमें से कोई एक आधी चीज़ आ भी जाए तो तैयार तो हमारा असूल क्या कहता है, अब अदर इन्फॉर्मेशन में रेट गिवन है, तो फिर ट्रायल वाला अकोमोडेशन का बैलेंस क्या है, ओपनिंग है। तो आपने इस सवाल में किया होगा, ठीक है। असूल नंबर 4 कौन सा था वाला, जो आपके लेवल पे आ सकता है, वो है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ये भी आ सकता है ना, ये लिखें। बाकी इसके आगे जो है ना, अब ट्रायल की बेस बन गई आपकी, अगर कमज़ोर थी तो पक्की होगी और नहीं थी तो बन गई। अब FAR 2 के अंदर फिर उसकी रिलेटेड चीज़ें आएंगी, वारंटी, डेफर टैक्स, उनके ओपनिंग बैलेंस पड़े होते हैं कभी कभार, ठीक है ना। तो वो बस इसी की कंटिन्यूटी में आगे करते जाना काम, ओके। तो उसूल क्या लिख रहे थे हम, यार जल्दी आ जाओ यार, दरवाजा बंद करो यार। तुम्हें पता है कितना शोर है बाहर, दरवाजा खोल के दिखाएं तुम्हें भी, हमें भी दरवाजा खोलना है इसके लिए, चलो रहने दो जी। उसूल लिखें, PFDD हेडिंग बनाएं, PFDD पूरा नहीं लिखना, ओके। अच्छा लिखें जी। अगर ट्रायल, एक मिनट, जैसे ऊपर वाला लिखा था, हाँ वैसे ही लिखो, बिल्कुल ऐसे ही लिखो ताकि पक्का रटा हो जाए, है। अगर OI में, OI या जाए तानू की, अगर OI अदर इंफॉर्मेशन में PFDD का रेट गिवन हो, मैं भी अब ऐसे ही बोलूंगा वरना आप पूरा लिखते हो फिर। अगर OI में PFDD का रेट एटसेट्रा, रेट एटसेट्रा ऐसे ही बोल रहा हूं, कभी कभी प्रोविजन की फिगर भी बता देता है वो, ये भी इंट्रो का एक लेवल है। प्रोविजन इज इंक्रीज्ड बाय इतने, या प्रोविजन क्लोजिंग इज इतने, तो परसेंटेज ना दियो तो लकीर के फकीर ना रहना, ठीक है, डेटा गिवन हो, ठीक है ना। तो क्या बोल रहा हूं, अगर OI में PFDD कैलकुलेट करने का कि क्या, जैसे ऊपर लिखा था कि इंफॉर्मेशन गिवन हो, ऐसे लिखते हैं ताकि जनरल बात हो जाए। अगर अदर इंफॉर्मेशन में प्रोविजन फॉर, दोबारा लिख लो ना, ही ना करो, अगर अदर इंफॉर्मेशन में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कैलकुलेट करने का की इंफॉर्मेशन गिवन हो, ऊपर जैसा बन गया बिल्कुल, मैं फिर बोलता हूं, करेक्शंस कर लें। अगर अदर इंफॉर्मेशन में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कैलकुलेट करने
की इंफॉर्मेशन गिवन हो, ऊपर वाले से नकल कर रहा था ना मैं इसलिए चेंज हो गया, की इंफॉर्मेशन गिवन हो तो ट्रायल में नजर आने वाला पीएफडीडी का बैलेंस ओपनिंग होगा। आगे कॉपी पेस्ट कर लो ना। तो ट्रायल में नजर आने वाला पीएफडीडी का बैलेंस ओपनिंग होगा। ट्रायल में नजर आने वाला पीएफडीडी का बैलेंस ओपनिंग होगा, फुल स्टॉप। चलो आगे भी लिख लो, अब क्या याद करोगे, आगे लिखो। हम क्लोजिंग बैलेंस खुद निकालेंगे। देखो यहां पे मैंने एक्सपेंस नहीं बोला, डेप्शन एक्सपेंस हम खुद निकालते हैं और अकोमोडेशन क्लोजिंग निकलता है। लेकिन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में आप क्या करते थे, डेटर क्लोजिंग पे प्रोविजन का रेट लगा के प्रोविजन का क्लोजिंग बनाते थे और बैलेंसिंग एक्सपेंस निकालते थे, ठीक है ना। इसलिए मैंने यूं लिखा। अब हम क्लोजिंग खुद निकालेंगे, बस खुद निकालेंगे। अब हम क्लोजिंग खुद निकालेंगे, फुल स्टॉप। आगे आपको पता है फिर बैलेंसिंग कहां चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में, बैड एक्सपेंस। तो अब हम क्लोजिंग खुद निकालेंगे, गॉट इट। एंड लास्ट इज जनरल फंड। जनरल फंड मैं नहीं कैपिटल लिखवा रहा, मेरा क्या काम कैपिटल से, या इंट्रो वालों का था या FAR 2 वालों का होगा। इस वक्त तो प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है ना, बैलेंस शीट बनानी नहीं, इसलिए मेरी जान छूट गई उससे। कैपिटल पे भी रूल यही लगना है, लेकिन फिलहाल आप लिखें एनपीओ के कॉन्टेक्स्ट में जनरल फंड। हाँ जी, मैंने कहा वर्स्ट सवाल है, वर्स्ट। जनरल फंड के साथ लिखा नहीं हुआ ओपनिंग या क्लोजिंग। हाँ जी, क्या है, ओपनिंग है या क्लोजिंग है। प्रोविजन गिवन नहीं था पर मैंने रूल लिखवा दिया, आ भी सकता है ना। मैंने तैयारी कराई हुई है आपको, एनपीओ के सवाल है प्रोविजन के आने की, आया नहीं अभी तक जी। जनरल फंड जनाब, जनरल फंड जनाब, जनरल फंड जनाब, जनरल फंड वाले, जनरल फंड वाले 195 ओपनिंग है या क्लोजिंग, किसने बोला। क्रेडिट साइड पे, क्लोजिंग पे तो डेबिट साइड पे आ जाता है, क्लोजिंग भी क्रेडिट साइड पे ही आता है। लायबिलिटी साइड पे फंड उस तरफ ही होता है, ये क्रेडिट नेचर की चीज है। क्रेडिट साइड पे लिखा होना है, ये ओपनिंग हो या क्लोजिंग हो क्रेडिट पे ही होगा। सेल की नेचर क्रेडिट है, क्रेडिट भी रहेगी। पेबल की नेचर क्रेडिट है, क्लोजिंग हो या ओपनिंग हो क्रेडिट ही नजर आएगा। ये ओपनिंग है या क्लोजिंग बताओ। नहीं, सवाल के सोल्यूशन में ओपनिंग था, वैसे क्यों ओपनिंग है बताओ, कोई वजह होनी चाहिए ना। सरप्लस, हाँ पहुंचे तुम। आप इस ट्रायल को देखें तो इसके अंदर इनकम एक्सपेंसेस आपको बिखरे हुए नजर आ रहे हैं, आ रहे हैं, बोलो। अगर इनकम एक्सपेंसेस यहां बिखरे हुए पड़े हैं तो इसका मतलब इनकम एक्सपेंडिचर अभी नहीं बना। अगर इनकम एक्सपेंडिचर अभी नहीं बना तो इस साल का सरप्लस या डेफिसिट भी अभी नहीं निकला। तो जब तक सरप्लस डेफिसिट नहीं निकलेगा, आप जनरल फंड में ऐड लेस नहीं करेंगे तो वो कैसे क्लोजिंग हो सकता है। इस साल का तो अभी सरप्लस या डेफिसिट निकलना बाकी है, क्योंकि इस साल का इनकम एक्सपेंडिचर निकलना अभी बनना बाकी है। वो कैसे पता लगा, सारी चीज़ें तो इधर पड़ी हुई हैं। तो इसका मतलब फिर फंड का बैलेंस कौन सा पड़ा है, ओपनिंग। इनकम एक्सपेंडिचर बनेगा, सरप्लस डेफिसिट आएगा, उसको फंड में ऐड करेंगे तो वो क्लोजिंग बनेगा। वह सवाल, इसीलिए कह रहा हूँ वह सवाल। तो लिखें जी आखिरी रूल, बस इसके बाद ये पार्ट बंद करते हैं, बस ये रूल तो लिखवा लूँ। अगर ट्रायल में इनकम्स और एक्सपेंसेस नजर आ रहे हों, अगर ट्रायल में इनकम्स और एक्सपेंसेस नजर आ रहे हों तो ऐसे ट्रायल में नजर आने वाला, लिखा हुआ है पहले से, लिखवाया था, चलो खैर अब इकट्ठा कर ही दो, इससे आगे नहीं ना लिखवाऊंगा, इतना ही लिखवाऊंगा शॉर्टकट। अगर ट्रायल में इनकम्स एक्सपेंसेस नजर आ रहे हों तो ऐसे ट्रायल में दिखने वाला जनरल फंड का बैलेंस ओपनिंग होगा, फुल स्टॉप। बस आगे आपको पता है क्यों। तवज्जो दिलाओ, नोटिस था बस, तवज्जो दिला दी, अब आपको पता है। कहां लिखा है, हाँ मुझे पता लगा कहां। अगर ट्रायल में इनकम्स और एक्सपेंसेस नजर आ रहे हों तो ऐसे ट्रायल में नजर आने वाला जनरल फंड का बैलेंस ओपनिंग होगा। बस अगली बात आपको पता है, फुल स्टॉप के बाद अगली बात ज़बानी सुने बस। क्या, इसका मतलब अभी इनकम एक्सपेंडिचर बनेगा, सरप्लस या लॉस निकलेगा,
वो जनरल फंड में जाकर ऐड या लेस होगा तो ओपनिंग जाके क्लोजिंग में कन्वर्ट होगा। अब जिसका दिल करे घर जाके इसको लिख ले। ओके चलें जी, अब इस सवाल की जान निकल चुकी है बिल्कुल, बस कर लीजिएगा अब इसको। लेकिन इस सवाल के पॉइंट 5 को जरा देखते चलें। ये सवाल पूरा कर लिया आपने, पता नहीं अपनी तरफ से आपने कोई एंट्री उंट्री भी बनाई होगी इसकी, कितने बजे ने सवाल अटेम्प्ट किया होगा ये। हाँ, लेकिन जब सॉल्यूशन में गए तो ये 48 से 6 कहीं मिल ही नहीं रहा। क्या है ये, जरा पढ़ते हैं। हॉस्पिटल फैसिलिटीज में क्या होगा, डॉक्टर्स की सर्विसेज, नर्सेज की सर्विसेज, मेडिसिन की सर्विसेज, बिजली पानी गैस, कैफेटेरिया, लटरम पटरम, सारा कुछ जो कुछ हॉस्पिटल के अंदर हो रहा है वो हॉस्पिटल की सर्विसेज ही हैं। बोलो, अब हॉस्पिटल की जो सर्विसेज थी वो गरीबों को, गरीब पेशेंट्स को, कुछ पेशेंट्स को फ्री ऑफ चार्ज दी गई। कितनी, 48 जा रही है 6। अब आपके दिल में आ रही है कि इनको एक्सपेंस में डेबिट करके कहीं कैश वैश में क्रेडिट करें। अच्छा सॉरी, कैश में डेबिट करके इनकम में क्रेडिट करें। ये भी नहीं हो सकता, दोनों बातें नहीं हो सकती ना। एंट्री बनाओ, कोशिश करो, कोशिश करो। बेटा फ्री ऑफ चार्ज सर्विसेज दी हैं, इसका मतलब कैश तो आया नहीं, आपका कैश तो गया है। हाँ, डॉक्टरों को पैसे दिए होंगे, नर्सों को पैसे दिए होंगे, और बिजली गैस के मेडिसिन के पैसे दिए होंगे, तो आपका कैश तो गया है, लेकिन जैसे कैश आया नहीं। क्या ख्याल है, तो उसकी एंट्री फिर क्या कर लें, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। ये एक्सपेंस ऑलरेडी डेबिट हो चुका है। हॉस्पिटल फैसिलिटीज में क्या दे रहे हैं आप उनको भाई, या अस्पताल में बुला के आपने उनको क्या, मतलब अस्पताल में बुला के मतलब आपने उनको ट्रीटमेंट ही कराना है ना, ठीक है। तो ये तो देखो, हॉस्पिटल में आपने उनको बुलाया, वो आए, आपने उनको, कितने गए डॉक्टर, आपने उनको इलाज मुआवजे की सर्विस दी, उसके बदले में आपने उनसे पैसे नहीं लिए, लेकिन आपने इन डॉक्टरों को पैसे पे कर दिए ना। अब डॉक्टरों ने किस लिए पैसे लिए हैं, इसी सर्विस के अगेंस्ट पैसे लिए। क्या ख्याल है, तो ये डॉक्टर्स की सैलरीज डेबिट होकर कैश क्रेडिट हो चुका है। वो लोग तो आए, बस इनसे सर्विस लेकर चले गए। आपने एडमिन स्टाफ जितना था, एडमिन सर्विसेज भी इनको दी ना, तो उनके पैसे भी एडमिन स्टाफ को आपने दे दिए। पता नहीं मैंने किस चीज़ को निशान लगा दिया, चलो खैर है, ठीक है। ऐसे ही जिस अस्पताल के अंदर इलाज हुआ उसका रेंट आप पे कर चुके हैं, तो आपने इन लोगों को जो सर्विसेज दी हैं फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके अगेंस्ट आप जो कॉस्ट इनकर कर रहे हैं वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। रेंट, सैलरीज, लटरम पटरम सारा कुछ आपने रिकॉर्ड किया हुआ है। ये खर्चे आपने कर दिए, खर्चे डेबिट करके कैश क्रेडिट कर दिया, वो तो आए और गए इलाज करा के मुफ्त में। तो इसलिए इसको क्या करना था आपने, इग्नोरे। क्या करना था, इग्नोरे। डन जी, ये पार्ट बंद कर दो।